24 घंटे के अंदर जो युद्ध 31 दिसंबर को शुरू हुआ, 24 घंटे के अंदर 500 महार सैनिकों ने 28,000 की पेशवा सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। आप बताइए, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कुर्बानी नहीं करते, अगर हमारे पढ़ने लिखने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, अगर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करके हमारे अफसर बनने का रास्ता ना खोजा मत करो, कुर्सियां आएंगी और जाएंगी। ये कुर्सियां सब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की दी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति कुर्सी से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अपने कर्म से, अपने आचरण से छोटी कुर्सी को बड़ा बना सकता। माओवादियों ने प्रति क्रांति की, हमारे अधिकारों को छीनने के लिए अधिकार छीन गए। अब अगर कुछ बचाना है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो हमें फिर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम सहित हमारे समाज के महापुरुषों के रास्ते पर चलकर अपनी दोबारा से क्रांति की आग को बढ़ाना होगा। हम अपने खून की एक एक बूंद से बाबा साहब की जलाई हुई मशाल को जलाने का काम करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ये जो 31 तारीख, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी और 9 जनवरी, ये जो 10 दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। बहुजन मूवमेंट के हिसाब से ये 10 दिन इतने महत्वपूर्ण है कि आपको उस गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और ये मैं इसीलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं ने, जिन्होंने देश के दलितों के मुंह के सामने कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया था, जिन्होंने भारत की महिलाओं के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा अभद्रता वाला काम किया था, उनके बीच और हमारे वीर महार, जिस समाज से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे, उनके बीच युद्ध हुआ। 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं की सेना में 28,000 सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 8,000 पैदल सैनिक थे। लेकिन एक तरफ जो समाज हजारों साल की जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर, और जिन पेशवाओं ने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर उनके मुंह के सामने कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया, उस जिल्लत से बदला लेने के लिए दिल मिला रहा था। इतिहास के पन्नों में कभी इस तरह का युद्ध आपने कभी ना तो देखा होगा, ना कभी देख पाओगे। एक तरफ 28,000 की पेशवाओं की सेना और एक तरफ 500 हमारे दलित समाज के, महार समाज के बहादुर सैनिक। 24 घंटे के अंदर जो युद्ध 31 दिसंबर को शुरू हुआ, 24 घंटे के अंदर 500 महार सैनिकों ने 28,000 की पेशवा सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। तो एक तरफ तो ये गौरवशाली दिन हम मना रहे हैं, और दूसरी तरफ 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ।
जन्म तो होता है और मरता भी है, लेकिन इतिहास पुरुष वो बनते हैं जो लीक से हटकर काम करते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज मैं आपको उनके कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कभी चर्चा नहीं हुई होंगी, और बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि आप लंबे समय से बैठे हैं। कुछ चीजें आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी है जो नहीं पता। 1 जनवरी 1848 को जिस भारत में मनुस्मृति की वजह से, हिंदू धर्मशास्त्रों की वजह से देश के 90% लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, और केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं, भारत की किसी भी जाति और धर्म की महिलाओं के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी। भारत में पहली बार भारत में महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल महिलाओं का 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। हम लोग उसकी भी वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं 1 जनवरी को उस स्कूल में गया था, पूना के अंदर, भीमा कोरे गांव भी गया। लेकिन यह शायद बात आपने सुनी भी होगी, आप जानते भी होंगे, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ज्योतिबा फूले जी के समय ज्योतिबा फूले जी का 300 एकड़ का बाग था, और खेती के मामले में बड़ी विद्वता हासिल थी। लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त के उस वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न को आप देखोगे तो आप गौरवान्वित हो जाओगे। जिन टाटा की हम आज बात करते हैं और सुनते हैं कितने अमीर आदमी हैं, उस वक्त टाटा का 1 साल का आय 20 लाख रुपया था, लेकिन ज्योतिबा फूले जी की वार्षिक आय 21 लाख रुपए थी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा, चूंकि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे, वो पूरा लगाकर समाज का निर्माण किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप ज्योतिबा फूले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना। अगर आप अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानना और पढ़ना और समझना चाहते हो, तो आप ज्योतिबा फूले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो भाषण जो 1935 में होना था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश, उसको जरूर पढ़ना। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप लोग एक मजबूत समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जो लोग जीवन में त्याग करते हैं वो इतिहास बनाते हैं, इतिहास पुरुष बनते हैं। एक तरफ फूले जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लगाकर समाज का निर्माण किया, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देख लीजिए, पूरे जीवन जो कष्ट सहे वो अलग, लेकिन दिल्ली के करोल बाग में डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, इतनी बड़ी जमीन वो अपने बैंक अकाउंट के चेक से 4500 रुपए का चेक काटकर, उसकी कॉपी मेरे पास है, इतनी बड़ी जमीन खरीद कर समाज के लिए देकर चले गए। और केवल ये अंबेडकर भवन की जगह नहीं दी, जिन लोगों ने औरंगाबाद का सिद्धार्थ कॉलेज देखा हो, अरबों की नहीं खरबों रुपए की जमीन, सैकड़ों बीघा जमीन में इतना बड़ा कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तमाम तरह की डिग्रियां वहां से आज बच्चे कर रहे हैं, वो भी वो समाज को दे गए। और बॉम्बे का मिलिंद कॉलेज, वो भी समाज को दे गए। तो जो लोग समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, वो लोग इतिहास पुरुष बन जाते हैं।
आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपकी हमारी एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। सोच के देखो, अपने 4 बच्चे और अपनी पत्नी को गंवाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे और आपके लिए कुर्बान किया। क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी को हम बेकार कर देंगे? क्या समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब लोग को एक बात समझनी पड़ेगी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्रांति करके हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। उन्होंने क्रांति की तो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बने, लेकिन उसके बाद एक दौर प्रतिक्रांति का आया। जितने रास्ते उन्होंने हमारे समाज के आगे बढ़ने के बनाए, वो सारे रास्ते सरकारों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज बंद कर दिए। आप बताइए, क्या पढ़ाई के बिना हम लोग तरक्की कर सकते हैं? आप बताइए, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कुर्बानी नहीं करते, अगर हमारे पढ़ने लिखने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, अगर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करके हमारे अफसर बनने का रास्ता ना खोलते, अगर वो राजनीतिक रिजर्वेशन देकर हमारे काउंसलर, एमएलए, एमपी बनने का रास्ता ना बनाते, तो क्या राजेंद्र गौतम कभी एमएलए और मंत्री बन पाता? क्या राजकुमार आनंद कभी जीवन में मंत्री या एमएलए बन पाते? क्या वीणा आनंद कभी एमएलए बन पाती? हम जो कुछ बने हैं केवल अपनी मेहनत से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के त्याग और बलिदान और कुर्बानी की वजह से बने। लेकिन दुख इस बात का है, हमारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने की तो बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात को नहीं मानते। वो लोगों को कहते थे पाखंडवाद से, अंधविश्वास से दूर हो जाओ और बुद्ध के रास्ते पर चलकर अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े बड़े महापुरुषों ने कही है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले पढ़ो, जानो, समझो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो, और उसके बाद आपको लगे ये बात सही है तो उस बात को मानो। लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात को नहीं माना। हम लोग सबसे ज्यादा बड़े अंधविश्वासी पाखंडवादी बन गए। हमारे बच्चे स्कूल जाने की बजाय कावड़ लेने जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों के कोचिंग की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था में कहते हैं पैसे नहीं है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके जागरण करवा रहे हैं। क्या इससे हमारे समाज का भला हो जाएगा? क्या इससे हमारे बच्चों के जीवन में कोई खुशहाली या तरक्की आएगी? और सबसे ज्यादा दुखदाई बात जो मैं अब आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप उस बात को जानते हो, लेकिन अनजाने में आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम यहां तक आए हैं केवल पढ़ाई की वजह से आए हैं। बाबा साहब ने पढ़ने का रास्ता बनाया, रिजर्वेशन दिया, तो हम लोग यहां तक पहुंचे। लेकिन क्या आपको पता है, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की पढ़ाई के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी ने रही सही कमर भी तोड़ दी। आज दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के 99% बच्चे हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर आपको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल कोर्स में भेजना है, तो आपको लाखों रुपए की सालाना फीस खर्च करनी होगी। और जो सरकारें पढ़ाई की बात तो कर रही हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 12वीं तक की पढ़ाई करके कोई किसी लायक बन पाएगा? 12वीं तक तो सरकारें पढ़ा रही हैं। मुझे बताइए, 12वीं के बाद हायर एजुकेशन पे तो कोई सरकार पैसे नहीं दे रही। तो हायर एजुकेशन की व्यवस्था अगर सरकारें नहीं करती,
तो क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो पाएंगे? 10वीं 12वीं पढ़े हुए से क्या होना है? हमारे आगे बढ़ने के रास्ते लगातार सरकारों के द्वारा साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी बेच दी, गैस कंपनी बेच दी। जहां जहां हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे, वो ज्यादातर कंपनियां ऑलरेडी बेच दी गई। और केवल कंपनियां नहीं बेची, हमारे मेजॉरिटी में लोग 4th क्लास में आ जाया करते थे, उसको पूरी तरीके से ठेकेदारी प्रथा लाकर हमारे लोगों के 4th क्लास में आने के भी रास्ते बंद कर दिए। और जो सरकारों से थोड़ा बहुत लोन मिल जाया करता था, उससे भी लोग अपने छोटे मोटे रोजगार शुरू किया करते थे। आज सरकारों ने उन उपक्रमों को हालत ऐसी कर दी, उनके पास पैसा नहीं है, यानी कि अब आप सरकार से लोन लेके भी कोई व्यापार भी नहीं कर सकते। तो आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या हमें अपने आने वाले बच्चों को हम लोग क्या गुलाम देखना चाहते हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं। लेकिन आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपके बच्चे गुलाम बनने वाले हैं, ये तय है। और उसका कारण है, हमारे लोगों पे इतना पैसा नहीं कि अपना व्यापार कर ले। हमारे लोग यूनाइटेड नहीं है। पढ़ाई हाथ से छिन रही है, नौकरियां हाथ से जा रही हैं, और हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता हमारे लोगों को गुलामी की तरफ ले जा रहा है। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 25 नवंबर 1949 का भाषण याद आता है। मंत्री जी आप भी सुनिए, राजकुमार आनंद जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को बोलने के लिए खड़ा किया राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा बहुत कुछ है, वो सारा नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम है, सिर्फ 2 बातें कहूंगा। एक बात तो उन्होंने कही थी कि कोई भी संविधान कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उस संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, अगर उनकी नीयत अच्छी नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया संविधान बुरा साबित होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आज भारत आजाद तो हो रहा है, लेकिन भारत के लोग आजाद बने रहेंगे, इस पे मुझे संदेह है। यह संदेह उन्होंने क्यों जाहिर किया? आज उस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा था, आजादी प्राप्त करने के बाद हमारे हाथ में सत्ता तो होगी, हम सरकारें तो वोट से चुनेंगे, लेकिन वो दिन सबसे ज्यादा खतरनाक होगा जिस दिन हम लोग विचारों की बजाय नेताओं के प्रति इतने अंतभक्त हो जाएंगे कि हम नेताओं को अपना आइकन बनाकर उनकी बात को सुने बिना, उनको परीक्षण किए बिना अंधभक्त होकर उनके इशारे पे चलना शुरू कर देंगे। उसी दिन भारत में तानाशाही की जड़ें फिर से मजबूत हो जाएंगी। भारत पेपर पे आजाद तो रहेगा, भारत के लोग अपनी
आजादी खो देंगे। अनफॉर्चुनेटली आज भारत के साथ वो हो चुका है। जो सरकार आज सत्ता में है, यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद उठाना होगा। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी का जो लाखों रुपए साल का होगा, तो 99.9% दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के बच्चे ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे, ये मेरा दावा है। दूसरी, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बी ग्रेड यूनिवर्सिटी बनाई। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चों को खुद उठाना होगा। वो खर्चा भी लाखों रुपए साल का होगा। यानी गरीबों के बच्चे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी के मजदूर, किसान और गरीब, उनके बच्चे भी वो लाखों रुपए साल का खर्चा उठाकर बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ पाएंगे। और तीसरी यूनिवर्सिटी होंगी सी ग्रेड। सी ग्रेड में 25% खर्चा जनता को खुद उठाना पड़ेगा, स्टूडेंट को उठाना होगा। वो भी 20-25 हजार रुपए से कम नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है गरीब वर्गों के 95% बच्चे सी ग्रेड यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ पाएंगे। यहीं से मैं जोड़ता हूं ज्योतिबा फूले जी की बात को। उन्होंने कहा था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हमारे बहुजन समाज के लोग गरीब हो। इसको लाइव सुनेंगे, जो लाइव हुई आज, ये रिकॉर्ड इसका अवेलेबल होगा, और वो कहेंगे जो बात उस वक्त उन्होंने कही। और जो संदेह 25 नवंबर 1949 को अपने संविधान सभा में दिए हुए भाषण को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संदेह आजादी को लेकर जाहिर किया था, वो संदेह और कोर्ट के अंदर एक वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालकर जो सरकारें हमारे लोगों के हक अधिकार को छीनने का काम करेंगे, उन सरकारों को नेस्तनाबूद करने का हम काम करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि यह लड़ाई किसी कुर्सी की लड़ाई नहीं है। और आप कह रही थी कुर्सी चली गई, वो बंते जी कह रहे थे कुर्सी कहीं नहीं गई, यही अंदर मेरे भाई को मिल गई है। तो कुर्सी की चिंता मत करो, कुर्सियां आएंगी और जाएंगी। ये कुर्सियां सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति कुर्सी से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अपने कर्म से, अपने आचरण से छोटी कुर्सी को बड़ा बना सकता है। मैं पूरे देश के अंदर लगातार जा रहा हूं। अभी तक जो मेरे दौरे चल रहे हैं सारे साउथ इंडिया के चल रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उधर गुजरात से बहुत ज्यादा इन्विटेशन आ रहे हैं, राजस्थान से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, यूपी से। पूरे देश में जाके अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का फिर से समय आ गया है। बाबा साहब ने क्रांति की हमारे लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। मनुवादियों ने प्रति क्रांति की हमारे अधिकारों को छीनने के लिए। अधिकार छीन गए। अब अगर कुछ बचाना है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो हमें फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम सहित हमारे समाज के महापुरुषों के रास्ते पे चलकर अपनी दोबारा से क्रांति की आग को बढ़ाना होगा। हम अपने खून की एक एक बूंद से बाबा साहब की जलाई हुई मसाल को जलाने का काम करेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। समय का आज